Hello students, myself Sudhir Pujara, Assistant Professor in Mathematics from DBG Government College, Panipat. And today it is our fourth lecture on the topic of groups. तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमने ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो उसी सीरीज़ में हम आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ग्रुप्स। और आज हम ग्रुप्स जो बनाएंगे अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो m एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों ऑपरेशंस के अंडर हम ग्रुप्स के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, और एडिशन मॉडुलो m क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m क्या होता है, वो हम उन प्रॉब्लम्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सेट Z6 it has integers 0, 1, 2, 3, 4 and 5. You have to prove that Z6 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6. अब देखो इस सेट Z6 में there are 6 elements, तो ये एक फाइनाइट सेट है, तो जब इसका ग्रुप बनेगा तो वो क्या बनेगा, एक फाइनाइट ग्रुप बनेगा। और इसके अंदर Z6 के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा, 6। तो हमने प्रूव करना है कि इट इज़ ए abelian ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, तो ना इसमें जो ऑपरेशन है ये हमारा ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6। इट इज़ नॉट सिंपल एडिशन, इट इज़ एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, तो इनके बीच में अगर हम एडिशन मॉडुलो m करते हैं, मान लीजिए वेयर m इज़ अगेन एन इंटीजर, सो a b और m इंटीजर है, सो a प्लस b इट इज़ a एडिशन b मॉडुलो m। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m, एंड दिस रिमाइंडर शुड बी बिटवीन 0 एंड m-1। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और m-1 भी हो सकती है, और इनके बीच में कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो a प्लस b मॉडुलो m का मतलब क्या है, पहले आप a और b को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको आप m से डिवाइड करेंगे, एंड एडिशन मॉडुलो m की वैल्यू क्या होगी, रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। जब a प्लस b को m से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा वो इस एडिशन की वैल्यू होगी, एंड दिस रिमाइंडर वुड लाई बिटवीन 0 एंड m-1। इट विल बी एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड m-1। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ 4 प्लस 7 मॉडुलो 6, 4 प्लस 7 मॉडुलो 6। सो 4 प्लस 7 इज 11, 11 को 6 से डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर बचेगा, 5। तो 4 प्लस 7 मॉडुलो 6 की वैल्यू क्या है, 5। अब अगर हम 14 प्लस 7 मॉडुलो 6 कर दें तो क्या होगा, ना 14 प्लस 7 इज 21, 21 को 6 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचेगा, 3। सो 14 प्लस 7 मॉडुलो 6 की वैल्यू 21 नहीं है, इट इज इक्वल टू 3। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिशन मॉडुलो m, एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन मॉडुलो 6। क्लियर? अब इस सेट में देयर आर ओनली 6 एलिमेंट्स, एंड दीज 6 एलिमेंट्स आर बेसिकली द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर्स। जब आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर पॉसिबल हो सकता है, 0 से लेकर 5 तक, सिर्फ यही रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं। इसी वजह से यहाँ पर Z6 में हमारे पास सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इस फाइनाइट सेट को एक अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हम एक क्या बना लेते हैं, कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Z6 के एलिमेंट को हमने रो में लिख लिया, इन एलिमेंट्स को हमने कॉलम में लिख लिया, अब इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगा दिया एडिशन मॉडुलो 6। तो 0 प्लस 0 एडिशन मॉडुलो 6, 0 इज 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 मॉडुलो 6 इज 1, 0 प्लस 2 मॉडुलो 2 इज 2। इसी तरह से ये कर लिया हमने। देन 1 प्लस 0 मॉडुलो 6 इज 1, 1 प्लस 1 मॉडुलो 6 इज 2 मॉडुलो 6, देन 2 मॉडुलो 6 इज 2 ओनली। 1 प्लस 5 मॉडुलो 6, 1 प्लस 5 इज 6, 6 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 0, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 0। अब इसी तरह से 2 वाली रो में आ जाइए, 2 प्लस 4 6, 6 मॉडुलो 6 इज 0, 2 प्लस 5
7 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। सिमिलरली यू कैन डू फॉर 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से आप कंपोजिशन टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। 5 + 3 इज 8, 8 मॉडुलो 6 इज 2, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। सो इन दिस वे जब हमने कंपोजिशन टेबल को कंप्लीट कर लिया, अब हम ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 इस टेबल की हेल्प से स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में आप क्या लिखेंगे, आप लिखिए ऑल द एंट्रीज इन दिस टेबल बिलोंग टू Z6 ओनली। इस टेबल की सारी एंट्रीज Z6 में ही बिलोंग करती हैं, सो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी के लिए आपको इस सेट Z6 के कोई 3 एलिमेंट लेने हैं। लेट A, B, C बिलोंग टू Z6। नाउ A एडिशन मॉडुलो 6 विद B + C मॉडुलो 6, ये किसकी इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू, इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when A + B + C is divided by 6। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले B और C को मॉडुलो 6 डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा उसमें A को ऐड करें और फिर मॉडुलो 6 करें, तो वैल्यू आपकी जो आएगी वो वैल्यू इस वैल्यू के साथ सेम होगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब आप B और C को पहले ऐड कर रहे हैं, फिर जो वैल्यू आई उसको A पे ऐड किया, फिर उसका आपने 6 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला। दोनों तरफ से वैल्यूज आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नाउ वी विल शो इट बाय एन एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, Z6 के कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, सपोज 4 + 3 + 5, और हम यहाँ पे मॉडुलो 6 एडिशन कर रहे हैं। 3 + 5 मॉडुलो 6 इज 3 + 5 इज 8, 8 मॉडुलो 6 मतलब 2। नाउ यहाँ पर 2 ले लिया और 4 + 2 मॉडुलो 6, इट इज इक्वल टू 6, 6 मॉडुलो 6 इज 0। अब हम पहले एडिशन करेंगे और पूरी एडिशन के बाद फिर हम 6 से रिमाइंडर लेंगे। 3 + 5 8, 4 + 8 12, 12 मॉडुलो 6, 6 12 को डिवाइड करता है, सो 12 मॉडुलो 6 इज 0। ठीक है, तो जब आप इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब A + B + C, अगर हम इसकी एडिशन मॉडुलो 6 कर रहे हैं इनके बीच में, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, इट इज़ द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A + B + C इज डिवाइडेड बाय 6। और अब A और B और C क्या हैं, दीज आर इंटीजर्स, तो इसको A + B + C लिखो या A + B + C लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको मैं लिख लेता हूँ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when A + B + C is divided by 6, and what it can be written as, it can be written as A + B modulo 6 + C modulo 6, and यहाँ पर Z6 के हमने कोई भी 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, so this result holds for all elements of Z6, hence Z6 is associative under addition modulo 6. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। अब देखिए क्या ऐसी कोई रो या कॉलम है जो हमारी टाइटल रो और इस साइड वाले कॉलम के साथ एग्जैक्टली मैच करता हो। देखिए आपका जो फर्स्ट रो है 0 1 2 3 4 5, इट इज सेम एज द टाइटल रो, और ये जो हमारा कॉलम है इट इज सेम एज द दिस साइड कॉलम। ये रो और ये कॉलम कौन से एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, 0, दोनों तरफ एलिमेंट सेम है, सो दैट मीन्स अंडर एडिशन आइडेंटिटी हेयर इज 0, सो 0 इज आइडेंटिटी अंडर एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 में आइडेंटिटी क्या रहेगी, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम हर रो और हर कॉलम में आइडेंटिटी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हर रो और हर कॉलम में आइडेंटिटी आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए आइडेंटिटी कैसे आ रही है, 0 + 0 इज 0। यहाँ पर आइडेंटिटी कैसे आ रही है, 1 + 5 एडिशन मॉडुलो 6 में क्या आया, 0। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 0 + 0 is 0. So we are getting this from composition table. 1 + 5 addition modulo 6 is 0. 2 + 4 under addition modulo 6 is 0. Then 3 +
3 under addition modulo 6 is 0. Then 4 plus 2 under addition modulo 6, इसको यहाँ लिख लेते हैं, it is 0. And 5 plus 1 under addition modulo 6, it is equal to 0. इसका क्या मतलब हुआ देखिए, 0 is inverse of itself. 3 plus 3 under addition modulo 6 is 0, so 3 is inverse of itself. 1 plus 5 addition modulo 6 0, 5 plus 1 modulo 6 0. इसका मतलब 1 is inverse of 5 and 5 is inverse of 1. And similarly 2 is inverse of 4 and 4 is inverse of 2. 2 and 4 are inverses of each other. इसका मतलब Z6 के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स Z6 के अंदर ही बिलोंग करता है. तो इन्वर्स आपने देख लिया कि Z6 के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अंडर एडिशन मॉडुलो 6 Z6 में बिलोंग करता है. तो क्या इन्वर्स हैं देखें, 0 is inverse of itself, 3 is inverse of itself, 1 and 5 are inverse of each other, 2 and 4 are inverse of each other. Now next is abelianness. तो देखो अगर आप किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम देखोगे, द रोज एंड कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट आर आइडेंटिकल. तो आप लिखेंगे जैसे 3 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम देखिए और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो देखिए, दे आर एग्जैक्टली सेम. तो आप लिखेंगे the rows and columns corresponding to each element are same, are identical. Therefore commutativity is satisfied here. Hence the given set Z6 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6. So students, अभी हमने देखा कि Z6 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनाता है और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं द सेट Zn that has integers 0, 1, 2 and so on up to n minus 1, it forms a finite abelian group of order n under the operation of addition modulo n. एक हमने पहले finite abelian group का एग्जाम्पल किया था nth roots of unity under multiplication, and this is also an example of finite abelian group of order n under the operation of addition modulo n. The next operation is multiplication modulo n. Multiplication modulo n का मतलब क्या है, a into b modulo n का मतलब है कि हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा that is the value of a into b modulo n. So it gives you the least non-negative remainder when ab is divided by n. अब हमने लास्ट में एग्जांपल किया था एडिशन मॉडुलो 6 में. अब हम उसी सेट को डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. सो एलिमेंट्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इनकी हमने कंपोजिशन टेबल बनाई अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. तो देखो इसमें ये वाली रो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 is 10, but modulo 6 it is 4, 5 into 3 is 15, 15 modulo 6 is 3. तो इस तरह से हमने इस टेबल को यहाँ पर बनाया है. एंड अब इस टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन इस सेट में देखो ये 0 एलिमेंट है और 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर लेंगे तो 0 ही आएगा, है ना. और इस सेट में आइडेंटिटी क्या है, देखो ये रो और ये जो कॉलम है, these are identical as your टाइटल रो एंड टाइटल कॉलम. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो है 1. तो 1 इसमें हमारी आइडेंटिटी है. मल्टीप्लिकेशन में भी 1 आइडेंटिटी थी और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में भी 1 हमारी आइडेंटिटी है. लेकिन 0 का अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. इसी तरह से 2 वाली रो में देखो, 2 वाले कॉलम में यहाँ पर 1 नहीं आ रहा, 3 वाले कॉलम में और 3 वाली रो में भी 1 नहीं आ रहा. तो इसका मतलब इसमें 0, 2, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन 5 वाली रो में देखो यहाँ 1 आ रहा है. तो 5 इंटू 5 जब हम करते हैं तो मॉडुलो 6 क्या वैल्यू आ रही है, 1. तो 5 इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ. तो सिर्फ 1 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब हम सेट ले लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हों, 1 और 5, और इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. तो हमारी टेबल बनेगी ये. इसमें 1 is inverse of itself and 5 is inverse of itself. तो 2 ही एलिमेंट है, 1 आइडेंटिटी है, क्लोजर भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी भी, एंड 5 is inverse of itself. ठीक है. तो ये जो सेट हमारे पास बना 1 और 5, दिस सेट, इसको हम नाम दे देते हैं U6, एंड दिस सेट फॉर्म्स ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6. अब इस सेट में जो एलिमेंट है उनकी क्या खासियत है, क्या खास बात है इस सेट में.
तो इस सेट में हमने 6 से छोटे वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका 6 के साथ जीसीडी क्या है 1। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो 6 से छोटे पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5, 0 को छोड़ के। इसमें से 1 का जीसीडी 6 के साथ 1 है, 5 का जीसीडी 6 के साथ 1 है। तो जब आप 1 और 5 का सेट लोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, इट विल फॉर्म अ ग्रुप। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n क्या जनरलाइजेशन है हमारे पास? द सेट un, वहाँ पर हम सेट zn से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम un से डिनोट करते हैं। तो un कंटेन्स ऑल दोज इंटीजर्स विच लाई बिटवीन 1 एंड n-1 एंड जिनका जीसीडी n के साथ क्या है 1। तो इस सेट un में वो इंटीजर्स होंगे जो 1 और n-1 के बीच में लाई करेंगे और जिनका n के साथ जीसीडी क्या होगा 1। ये सेट एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। अब हम इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है? आपने un के कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं और उनका जो प्रोडक्ट होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, वो प्रोडक्ट भी un के अंदर बिलोंग करना चाहिए। सो लेट a एंड b आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ un। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों इंटीजर्स हैं जो 1 और n-1 के बीच में लाई करते हैं और a और n का जीसीडी भी 1 है एंड b और n का जीसीडी भी 1 है। अब सपोज a इंटू बी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज इक्वल टू c। ए बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज इक्वल टू c। अब आपने प्रूव करना है कि पहली बात जो c है वो एक इंटीजर होगा जो 1 और n-1 के बीच में लाई करेगा और दूसरा c का n के साथ जीसीडी क्या होगा 1। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ प्रूव करनी है। अब जब a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं और n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है c। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी कैन बी रिटन एज n इंटू क्यू प्लस सी, वेयर q इज द क्वोशिएंट एंड c इज द रिमाइंडर। और आपको पता है रिमाइंडर कहाँ लाई करता है? इट लाइज बिटवीन 0 एंड n-1। बट हम यहाँ शो करेंगे कि c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बिकॉज इफ c इज इक्वल टू 0। मान लीजिए अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, अगर c 0 होगा तो यहाँ से क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू n इंटू क्यू। दैट मीन्स n divides ab, n divides a into b, but n cannot divide a into b because n divides ab, this is not possible because a और n का जीसीडी भी 1 है और b और n का जीसीडी भी 1 है। सो आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द जीसीडी ऑफ n विद बोथ a एंड b इज इक्वल टू 1। a और n का जीसीडी 1 होने का मतलब a और n का सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन पॉसिबल है दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, और b और n का भी सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है तो n और ab का भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है। सो n ab को डिवाइड नहीं कर सकता। तो c इज इक्वल टू 0 हमें क्या देता है? n डिवाइड्स ab विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो c इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, हेंस c इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर c कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? c इज एन इंटीजर दैट लाइज बिटवीन 1 एंड n-1। c इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग हमने क्या प्रूव करनी है कि c का n के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए 1। अगर c का n के साथ जीसीडी 1 होगा तभी c un में बिलोंग करेगा। मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे भी कि लेट c और n का जीसीडी जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब c और n का जो जीसीडी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और अगर c और n का जीसीडी ग्रेटर देन 1 है तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर c, प्राइम नंबर p दैट डिवाइड्स c एज वेल एज n। तो अगर c और n का जीसीडी 1 से बड़ा होगा तो एक प्राइम नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो c को भी डिवाइड करेगा और n को भी डिवाइड करेगा, और हमने उस प्राइम नंबर को क्या मान लिया? p। So there exists a prime number p such that p divides c and p divides n। p c को भी डिवाइड करता है और p n को भी डिवाइड करता है। अब क्योंकि p n को डिवाइड करता है तो p n के हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा।
तो हम लिख सकते हैं P डिवाइड्स N इंटू क्यू। अब देखिए P N इंटू क्यू को डिवाइड करता है और P C को डिवाइड करता है, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं P डिवाइड्स N क्यू प्लस सी। एंड व्हाट इज N क्यू प्लस सी? दैट इज इक्वल टू AB। तो हमारे पास क्या आ गया? P डिवाइड्स N क्यू प्लस सी विच इम्प्लाइज P डिवाइड्स AB। नाउ P इज ए प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसका मतलब P इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स AB इम्प्लाइज आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। ये नंबर थ्योरी के रिजल्ट्स हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सो P डिवाइड्स AB इम्प्लाइज आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B, आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अब आप देखिए P N को भी डिवाइड कर रहा है ना, और P A को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड N, और अगर P एक प्राइम नंबर A और N का कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब A और N का GCD इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। और अगर P B को डिवाइड करता है तो देखो P N को भी डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब B और N का GCD भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। बट A और B कैसे एलिमेंट्स थे? A का N के साथ GCD क्या था? 1। B का N के साथ GCD क्या था? 1। यहाँ पे क्या आ गया कि या तो A का N के साथ GCD 1 नहीं है या B का N के साथ GCD 1 नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आई, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने सपोज किया था कि C और N का GCD 1 के इक्वल नहीं है, तो हमारी ये सपोजिशन गलत है। तो आप लिखेंगे वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने ये सपोज किया था और ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब C और N का GCD क्या हो सकता है? The only possibility for GCD of C or N is equal to 1. So C lies between 1 and N minus 1. It is an integer and GCD of C with N is equal to 1. So that means C belongs to UN. और C क्या था? A into B modulo N. एंड A और B जो थे वो UN के कोई भी दो एलिमेंट्स थे, उनकी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो N करने पर जो एलिमेंट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है C, वो भी UN में बिलोंग करता है, हेंस क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लियर? सो नेक्स्ट वी कम टू एसोसिएटिविटी। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी जैसे हमने एडिशन के लिए किया था वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रूव करेंगे। देखो A इंटू B इंटू C मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N, इसकी वैल्यू क्या है? B इंटू C मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N, जो रिजल्ट आएगा उसको हम A के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N करेंगे। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A इंटू BC इज डिवाइडेड बाय N। ठीक है, और A इंटू B इंटू सी, A इंटू बी सी को आप क्या लिख सकते हो? AB इंटू सी। सो यू कैन राइट A इंटू B इंटू सी। ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये दोनों वैल्यू जब सेम है तो इनको N से डिवाइड करने पर जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा? सेम। सो दिस इज इक्वल टू लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when AB into C is divided by N। और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू A इंटू B मल्टीप्लीकेशन मॉडलो N इंटू C मॉडलो N। तो इसका मतलब अगर आप A, B और C, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि A, B, C आर एनी 3 आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ UN, तो देन देयर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो N इज एसोसिएटिव। ठीक है, so it is because A, B, C arbitrary element थे, so it is true for all the elements that belong to UN। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A into B into C multiplication modulo N is equal to A into B into C multiplication modulo N for all A, B, C belonging to UN। So that means under multiplication modulo N the set UN satisfies the property of associativity also। Next, existence of identity। existence of identity। अब अगर आप
ए यू एन का कोई भी एक एलिमेंट ले लें, इसका मतलब a इज़ एन इंटीजर दैट लाइज बिटवीन 1 एंड n-1 एंड इट्स GCD विद n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने बात करनी है आइडेंटिटी की। तो a को आप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि a पर कोई फ़र्क ना पड़े, a एज इट इज़ रहे। सो ऐसा कोई नंबर है? येस, दैट नंबर इज़ 1। 1 बिलोंग्स टू un। 1 का 1 के साथ GCD 1 है, 1 un में बिलोंग भी करता है। हम 1 जो है वो हमेशा un में बिलोंग करेगा। और a और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, देखो a को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? a, ठीक है ना। और a ऑलरेडी 1 और n-1 के बीच में लाई करता है, तो a जो है वो un के अंदर बिलोंग कर रहा है और इट इज़ ऑलरेडी लेस देन n, ये n से छोटा है। तो जब n से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर a ही बचेगा। सो a इंटू 1 इज इक्वल टू a एंड 1 इंटू a modulo n it is also equal to a. So when a is multiplied by 1 under multiplication modulo n, it gives you a, and it is true for all elements a belonging to un. So that means identity under multiplication modulo n is 1. So the next part is existence of inverse. अब अगर a मान लीजिए un का कोई भी एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बात a इज़ एन इंटीजर दैट लाइज बिटवीन 1 एंड n-1 और a का n के साथ GCD क्या है? 1। ठीक है, अब अगर a का n के साथ GCD 1 है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट ax प्लस ny इज इक्वल टू 1, है ना। हमने नंबर 3 में रिजल्ट किया हुआ है कि अगर a और b का GCD 1 है तो GCD ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y such that ax plus by is equal to 1। तो अगर ऐसे इंटीजर मिलते हैं जिनको ax plus by is equal to 1, अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो a और b का GCD 1 होगा। और कन्वर्सली अगर a और b का GCD 1 है तो आपको ऐसे इंटीजर x और y मिलेंगे such that आप लिख सकते हैं ax plus by is equal to 1। ठीक है, तो a हमने un का कोई एलिमेंट लिया, हमने इसका इन्वर्स भी un के अंदर दिखाना है। तो उसके लिए हम कर रहे हैं कि देखो a un का एलिमेंट है तो a और n का GCD क्या होगा? 1। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y, x y क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स हैं। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट ax प्लस ny इज इक्वल टू 1। क्लियर? नाउ अब इस x को हम n से डिवाइड करते हैं। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम व्हेन वी डिवाइड x बाय n, सपोज देयर एग्जिस्ट क्वोशेंट q1 एंड रिमाइंडर r, सो x कैन बी रिटन एज nq1 प्लस r वेयर q1 इज क्वोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? दैट वुड बी लेस देन n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है x की वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सो यू कैन राइट a इंटू एन क्यू वन प्लस आर प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हैं a इंटू आर प्लस एन इंटू ए क्यू वन प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जो n वाली टर्म्स थी उनको हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया और दिस इज a इंटू आर। सो a इंटू आर प्लस n इंटू ए क्यू वन प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए आप इसको a इंटू आर लिखें या r इंटू ए लिखें, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज r एंड a बोथ आर इंटीजर्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ r इंटू ए। क्लियर? तो अब r को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और n को हम a क्यू वन प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेयर a क्यू वन एंड y ऑल आर इंटीजर्स। तो a क्यू प्लस वन ए क्यू वन प्लस वाई भी क्या है? इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। और अभी हमने बताया कि अगर आप ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 हो तो a और b का GCD क्या होता है? 1। तो यहाँ पर ये r है, r को इस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया प्लस n को इस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, किसके इक्वल आया? 1 के। तो इसका मतलब r और n का GCD क्या होगा? 1। सो दिस इम्प्लाइज GCD ऑफ r विद n इज इक्वल टू 1। सो r एक नंबर है, एक इंटीजर है जो 0 और n-1 के बीच में लाई करता है और r का n के साथ GCD क्या है? 1। नाउ दिस r कैनॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि r और n का GCD 1 है और 0 का n के साथ GCD 1 नहीं हो सकता। सो r कैनॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स r इज एन इंटीजर दैट लाइज बिटवीन 1 एंड n-1। r इंटीजर है जो n1 और n-1 के बीच में लाई करता है और r और n का GCD 1 है, इसका मतलब r बिलोंग्स टू un।
अब ये जो r हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, ये r इस a का क्या होगा, इन्वर्स होगा इसका। ठीक है, कैसे, देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। आर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ए आर इज इक्वल टू 1। ये एन वाली टर्म को उस साइड ले जाते हैं हम, तो हम इसको लिख लेंगे एन इंटू माइनस ऑफ ए क्यू वन प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स ए आर इज इक्वल टू एन इंटू सम इंटीजर प्लस 1। अब क्या इसका मतलब हुआ कि जब आप ए आर को n से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। दैट मीन्स व्हेन ए आर इज डिवाइडेड बाय n you get remainder equal to 1. So I can write it like this, a into r is equal to 1. a into r multiplication modulo n is equal to 1. और a into r लिखें या इसको हम r into a लिखें, that is one and the same thing. So इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r into a multiplication modulo n, it is equal to 1. So a into r modulo n and r into a modulo n both are equal to 1. Hence this r is inverse of a. और a हमने un का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया था, उसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया un के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ un एग्जिस्ट इन un। तो un के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स un के अंदर एग्जिस्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी। नाउ इफ a and b are any two elements of un, so what is a into b modulo n? ठीक है, so it is least non-negative remainder when a into b is divided by n. But a into b को आप b into a भी तो लिख सकते हैं, because a and b are integers. So it is equal to, तो चाहे आप a b को n से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आएगा, या जब आप b a को n से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। So it is equal to least non-negative remainder when b into a is divided by n, and it is equal to b into a modulo n. So a into b modulo n is equal to b into a modulo n for all a b belonging to un. Hence un is a finite abelian group under multiplication modulo n. ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे un के अंदर, un के अंदर उतने एलिमेंट्स होंगे जो n से छोटे होंगे और जिनका gcd n के साथ 1 होगा। और ऐसे एलिमेंट्स कितने होते हैं, phi of n, दैट इज गिवन बाय ऑयलर्स फाई फंक्शन, जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं कि इफ n इज प्राइम, if n is prime, so when n is prime then phi of p is p minus 1। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि n जो प्राइम है या p जो प्राइम है उससे छोटे 1 से लेकर p minus 1 तक सारे इंटीजर्स का जो सेट होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p एक ग्रुप फॉर्म करेगा ऑफ ऑर्डर p माइनस 1। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं u7, तो u7 के अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो 7 के साथ को प्राइम है, बिकॉज 7 इज ए प्राइम नंबर, है ना। तो और इन सारे एलिमेंट्स का जो सेट होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, it will form a finite abelian group of order 6, that is 7 minus 1 which is equal to 6। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इस ऑपरेशन के अंडर एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाएगा और इसका ऑर्डर क्या होगा 6। ठीक है, इसको आप कंपोजिशन टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, और इन जनरल जैसे अभी हमने जनरल वे में इस रिजल्ट को प्रूव किया है, तो जनरल वे को यूज़ करते हुए भी आप इसका प्रूफ लिख सकते हैं। and it is more advisable to prove this with the help of composition table। ठीक है, so that's all for today's lecture, thank you very much।